हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग इस भाग में पढ़ने वाले हैं सेल वॉल, और हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं सेल का पहला कंपोनेंट। हम लोग पढ़ते हैं सेल वॉल पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल को हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, आपको मालूम ही होगा, रॉबर्ट हुक ने आपको इसका डिस्कवर किया था। और ये डिस्कवरी जो हुआ था 1665 में हुआ था। 1665 में जनरली आपको किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और उसी के समय अंतराल के अनुकूल कौन थे? डैट इज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक भी आए थे। ठीक है, चलिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? इसका डिस्कवरी किया था। और ये काफ़ी क्या होते हैं, अगर इसका नेचर देखेंगे तो काफ़ी कठोर होते हैं। कैसा होते हैं? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स होता है। ये क्या होता है, ये अगर प्रोकैरियोट में देखेंगे तो प्रोकैरियोट में क्या होता है, दूसरे नंबर पर होते हैं, यानी कि डैट इज उसमें सेल कोट के इनसाइड होते हैं। ठीक है, तो सेल कोट को हम लोग जनरली यहाँ पर टर्म जो दिया है ग्लाइकोकैलिक्स के टर्म में दिया है ना। तो इसके कवरिंग के इनसाइड होते हैं प्रोकैरियोट में। तो वहाँ पर जो सेल वॉल है म्यूरिन का बना होता है। जितने भी आपको है ना, म्यूरिन इन ऑल यूबैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, जितने भी आपको प्रोकैरियोट है, आपको प्रोकैरियोट में अगर देखेंगे साइनोबैक्टीरिया है। और अगर देखेंगे यूबैक्टीरिया भी है। प्रोकैरियोट में आप जानते होंगे दो तरीके से बांटा गया है, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। ओके, तो यहाँ पर यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया हुआ है। तो ये यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया है, जिसमें क्या होते हैं, म्यूरिन के आपको सेल वॉल बने होते हैं, जबकि आपको यूकैरियोट में सेलुलोज के बने होते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है ना। जनरली ये जो सेल वॉल होते हैं एनिमल में एब्सेंट होते हैं, एनिमल में पाए ही नहीं जाते हैं, यानी कि एकदम पूरा का पूरा एब्सेंट होता है किसमें? एनिमल सेल में। ओके, तो अब हम लोग जनरली आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। तो आगे हमें पढ़ना है कि आखिर सेल वॉल में आखिर क्या क्या, कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। सेल वॉल में कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। 4 लेयर हमें रीड करनी है। और कौन कौन से लेयर होते हैं? मिडिल लैमेला होता है भाई, प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी सेल वॉल होता है, और टर्सरी सेल वॉल होते हैं। तो चलो अब प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल का आखिर क्या होता है, तो चलो अभी हम आपको डायग्राम में चलो फिगर से बताते हैं आखिर क्या है प्राइमरी सेल वॉल। तो चलिए हम आपको बुक में देखते हैं, बहुत अच्छा आपको डायग्राम दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप डायग्राम में देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना। तो चलते हैं। तो यहाँ पर देखो जो डायग्राम है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वॉल एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो ये किस तरीके से बॉल बना, है ना, साइटोकाइनेसिस के समय। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ABCD में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझाया जा रहा है। आगे जो है, आगे हम आपको डायग्राम बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कि देखो डायग्राम है, सेल के इनसाइड सबसे अंदर का जो हिस्सा है वो ल्यूमेन है। ल्यूमेन आप जो डायग्राम में देख ही रहे होगे कि ये जो पार्ट है डैट इज, ये जो है ल्यूमेन है। ल्यूमेन सबसे बाहर में क्या है? मिडिल लैमेला है। उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद क्या है? डैट इज सेकेंडरी है। ओके, तो इस तरीके से सेकेंडरी जो 3 लेयर के होते हैं, S1, S2, S3 होते हैं। और आपको टर्सरी इसमें दिखाया नहीं गया है। तो इस तरीके से बगल वाला भी देखिए, इस तरीके से सेकेंडरी वॉल है, प्राइमरी मिडिल लैमेला है। तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्राइमरी बॉल है, उसका ट्रांजिशन लेयर है, उसके बाद देखो से आपको डेट इज सेकेंडरी का दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक डायग्राम देखो यहाँ पर भी है। तो इस तरीके से मैक्रोफैब्रिल ये जो यहाँ पर अरेंजमेंट है मैक्रोफैब्रिल का, यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो ये काफ़ी जो है डेट इज डायग्राम काफ़ी अच्छा है। उसके बाद तो इधर प्लाज्मोडेस्माटा का जो डायग्राम है। और सेल वाल में क्या होता है? पिट्स भी होते हैं। तो इसका डायग्राम में दिखा देता हूँ। काफ़ी पिट्स होते हैं, काफ़ी क्या होते हैं, काफ़ी डिप्रेस्ड रीजन होता है। डिप्रेस्ड का मतलब समझते हो ना? डिप्रेस्ड उस रीजन को कहते हैं। काफ़ी जो छोटे छोटे भाग होते हैं अंदर की ओर जो धसे होते हैं, वो डिप्रेस्ड रीजन आपको कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये डिप्रेस्ड रीजन आपको जनरली सेल वॉल पर मिलता है। तो उसे पिट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिट्स कहा जाता है। तो आपको मैंने समझाया डैट इज पिट्स आखिर क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैमरा को बगल में कर देते हैं, साइड कर देते हैं, और हम लोग अपने जो पढ़ रहे हैं वहाँ टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा टॉपिक क्या है? अभी हाल फिलहाल का जो सेल वॉल का जो लेयर था, मैंने 4 लेयर पढ़ा था। मिडिल लैमेला पढ़ा था, प्राइमरी सेल वॉल पढ़ा था, सेकेंडरी सेल वॉल पढ़ा, और टर्सरी पढ़ा। ओके, तो इस बार जो हम लोग जो समझने वाले हैं, सबसे पहले मिडिल लैमेला समझने वाले हैं। तो मिडिल लैमेला क्या होता है? सबसे बाहर में अगर सेल का आउटर पार्ट देखेंगे तो वहाँ पर मिडिल लैमेला नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर 2 सेल है,
मान लो कि एक सेल यह है और एक सेल यहाँ है, तो सेल के जो सबसे जो यहाँ पर जो ये लेयर है सेल वॉल का, यहाँ भी लेयर है, तो ये जो यहाँ पर जो ये सबसे बाहर का जो पार्ट होगा, दो सेल के बीचों बीच का है जो हिस्सा होगा, ये जो हिस्सा क्या कहलाएगा, मिडिल लैमेला कहलाएगा। जो रेड वाला जो हिस्सा होगा डेट इज ये हिस्सा आपको क्या कहलाएगा, डेट इज मिडिल लैमेला कहलाएगा। ये हिस्सा आपको जनरली क्या कहा जाएगा, मिडिल लैमेला कहलाएगा। ये हिस्सा आपको मिडिल लैमेला कहेंगे। इसी हिस्से को हम लोग मिडिल लैमेला कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, मिडिल लैमेला के नाम से जानेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, मिडिल लैमेला समझा दिया। ओके, तो इस तरीके से आगे हम लोग चलते हैं। मिडिल लैमेला क्या है। मिडिल लैमेला जनरली क्या होते हैं, प्रत्येक सेल में के सेल वॉल में अगर देखते हैं दो सेल है तो वहाँ पर एडजेसेंट के जैसा कार्य करता है, डेट इज मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आउटर मोस्ट लेयर होता है, ये सीमेंटिंग करने में मदद करता है, ये कैल्शियम मैग्नीशियम का बना होता है और इसमें पैक्टेड भी होते हैं। ठीक है, तो पैक्टेड क्या होता है, ये आपको कंपोनेंट होता है सेल वॉल का, है ना। Absent in outer free spaces and rupture to create intercellular spaces। इंटरसेलुलर क्या होता है, सेल के आंतरिक हिस्से में स्पेस बनाता है, जगह बनाता है ना, उसीलिए वो क्या कहा जाता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस कहा जाता है। चलो प्राइमरी सेल वॉल देखते हैं। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, ये काफ़ी पतले होते हैं, इलास्टिक होता है। ये क्या होता है, जनरली इसी के कारण क्या होता है, कैपेबल ऑफ ग्रोइंग सेल एंड डिमनाइज एज द सेल मैच्योर प्रोसेस मोर हेमिसेलुलोज एंड लेस सेलुलोज। देखो, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल दोनों को हम लोग एक साथ लेकर के समझते हैं। पहले ध्यान से देखो कि सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है क्या किससे किससे बना होते हैं, तो लिग्निन, क्यूटीन, सुबेरिन, है ना, सिलिका, इसके अलावा हेमिसेलुलोज, सेलुलोज, है ना, पेक्टिन, ये सबसे बने होते हैं। तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज का मात्रा किस में होता है, प्राइमरी सेल वॉल में हेमिसेलुलोज का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि आपको सेकेंडरी सेल वॉल में हेमिसेलुलोज का मात्रा कम होता है। ओके, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल में अगर देखेंगे, सेल वॉल का जो भाग है प्राइमरी सेल वॉल, उसमें सेलुलोज का मात्रा कम होगा, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल में सेलुलोज का मात्रा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से मैंने सेलुलोज बताया। तो यहाँ पर सेलुलोज का मात्रा प्राइमरी सेल वॉल में कम होगा। प्राइमरी सेल वॉल को 1 डिग्री कहेंगे, जबकि आपको उसे क्या कहना उचित रहेगा, सेकेंडरी सेल वॉल को 2 डिग्री कहना उचित रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने समझा। प्राइमरी सेल वॉल जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक और पेरेन्काइमेटस सेल्स में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक आपने समझा होगा, जो इमेच्योर सेल्स होते हैं। पेरेन्काइमेटस आपने जाना ही होगा, डेट इज आपने सिंपल आपने पढ़ा होगा परमानेंट टिश्यू में, है ना। तो वो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा स्किन के में पढ़ते हो, तो वहाँ पर है पेरेन्काइमेटस है, ये लिविंग सेल के जैसा होता है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, प्राइमरी के इनसाइड होता है, 3 लेयर में होते हैं, है ना। ये एक्रेशन फॉर्म करने में मदद करते हैं। इसमें सेलुलोज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, मैंने बताया था। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, प्राइमरी सेल वॉल मैंने बताया था पेरेन्काइमा में, ये कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, वेसल्स में ज़्यादा मात्रा में होता है। ये काफ़ी कठोर होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ये नॉन इलास्टिक होता है, इसको इस लेयर को आप लोग दबा नहीं सकते हो, खींच नहीं सकते हो, जस का तस रखेगा, काफ़ी हार्ड रखने में मदद करता है ना। इसे तो रिजिड कर सकते हो, रिजिड है। नॉन इलास्टिक जब भी हो गया तो समझो कि रिजिड हो गया, रिजिड इसीलिए लिखा गया, है ना। तो अब इसमें क्या रहेगा, पिट्स पाया जाएगा, सर्टेन डिप्रेस्ड रीजन रहेगा, सिंपल पिट, बॉर्डर पिट। ये जनरली अगर एक जैसा डायमीटर है तो सिंपल है, अगर अलग अलग है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो डेट इज बॉर्डर पिट्स हुआ। आगे है टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल क्या होगा, जनरली कहीं कहीं पर प्रेजेंट होगा, किसी किसी में प्रेजेंट होगा। अगर होगा तो वहाँ पर उसमें सेलुलोज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। ये जाइलम वाले सेल्स में रहता है ना। जाइलम में किस भाग में, जाइलम में जैसे वेसल्स और ट्रैकिड्स को दोनों को क्या कहा जाता है, जाइलम किससे बने होते हैं, वेसल से और ट्रैकिड से बने होते हैं, तो उसको ट्रैकियरी एलिमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये ट्रैकिड्स में जनरली देखने को मिलता है, ट्यूबुलर शेप जैसा रहता है ना। तो जिम्नोस्पर्म्स वाले में देखने को मिलेगा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म भी प्लांट में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर सेल वॉल का ग्रोथ कैसे होता है, सेल वॉल का आखिर फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन समझते हैं, सेल वॉल फंक्शन का मतलब होता है कार्य, उसका क्या क्या कार्य है, काम है ना। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले सेल वॉल का हम लोग समझते हैं कि कैसे बनता है। तो सेल जो बनता है, सेल वॉल जो बनता है, इनटू सस्पेंशन और एपोजिशन प्रोसेस के द्वारा बनता है।
तो इनटू सस्पेंशन और एपोजिशन दो प्रोसेस के कारण आपको क्या बनते हैं, सेल बनते हैं। इनटू सस्पेंशन क्या है कि जब मान लेते हैं कि ये जो सेल है, ये मान लेते हैं कि ये सेल है और सेल अच्छा नहीं बना, तो इस सेल को मैं काट देता हूँ पहले, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो सेल है, चलिए दूसरा लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये मान लो कि ये सेल है और इस सेल में क्या हुआ कि बहुत जो है दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर्स जो है बाहर में दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर उभरा, प्रोटोप्लाज्मा प्लाज्मा सिक्रीट हुआ, प्रोटोप्लाज्मा से प्लाज्मा सिक्रीट हुआ, दाना दाना जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। तो ये दाना दाना जो जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ, दाना दाना जैसा जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, तो इस प्रोसेस को कहा जाएगा, डेट इज क्या कहा जाएगा, इनटू सस्पेंशंस कहेंगे। क्या कहेंगे, इनटू सस्पेंशंस कहेंगे। लेकिन अगर मान लो कि कोई सेल है और उस सेल में क्या हुआ, जो सेल वाल है आपको इस तरीके से बनेगा, काफ़ी लेयर लेयर जैसा बनेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा, काफ़ी गाढ़ा बनेगा, काफ़ी लेंस जैसा बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे, वो प्रोसेस एपोजिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपोजिशन कहलाएगी। ठीक है, तो एपोजिशन में क्या होगा, कोई भी सेल वाल आप प्रोटोप्लाज्म से आपको जब प्रोटोप्लाज्म से क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म सिक्रीट होगा तो आपको एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, तो डेट इज एपोजिशन प्रोसेस कही जाएगी। नेक्स्ट है फंक्शंस। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। हियर वी स्टडी सेल वॉल टॉपिक। हम लोग यहाँ पर सेल वॉल का फंक्शन समझने वाले हैं। तो सेल वॉल क्या करेगा, सेल वॉल काफ़ी हार्ड होता ही है। जब हार्ड होगा तो क्या करेगा, एक पार्टिकुलर शेप प्रोवाइड करने में मदद करेगा। प्लांट सेल को एक पार्टिकुलर शेप देगा, वो क्या करेगा, बाहर से जितने भी आपको इंजरीज आ रहे हैं, उसको सेल को घायल कर रहे हैं, तो उसे क्या करेगा, प्रोटेक्शंस देगा, उसे मैकेनिकल इंजरी से आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, इनकी प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेगा टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, कर सकते हैं। चलिए आगे है, अब एक और है, ये काफ़ी हार्ड होगा, इन्फेक्शंस को इनसाइड आने नहीं देगा, तो ये क्या सुरक्षा प्रदान करेगा, ये पैथोजन से सुरक्षा दे। पैथोजन क्या होते हैं, जो डिजीज काउज करते हैं। डिजीज काउजिंग एजेंट को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। तो डिजीज काउजिंग एजेंट को क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। ओके, तो पैथोजेंस को के इफेक्ट को रोकेंगे, कम करके रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने देखा सेल वॉल समझा। अब हम लोग समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल में सबसे बाहर की ओर होंगे। आपको क्या होगा, सबसे बाहर की ओर जो होगा वो क्या होगा, डेट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोनेंट है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन मेन कंपोनेंट हुआ, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या आते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जनरली क्या होता है, प्रोटीन का मात्रा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आखिर बने किससे किससे होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं, लिपिड से बने होते हैं और कार्बोहाइड्रेट से बने होते हैं। ठीक है, आज जो जाना गया आजकल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट तीनों से बने होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन जो होते हैं इसमें 58 to 59% होते हैं, जबकि 40% आपको लिपिड होते हैं, 40% लिपिड होते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट आपको 1 to 2% आपको कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने बताया, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है काफ़ी बने होते हैं। कैसे कैसे बने होते हैं, अब हम लोग चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का शेप समझते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इस भाग में हम लोग देखिए क्या क्या पढ़ेंगे, इतना पढ़ेंगे। बहुत सारे थियोरी पढ़ेंगे, बहुत सारे मॉडल आया, कौन सा मॉडल एक्सेप्टेड हुआ, कौन रिजेक्ट हुआ, जो देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद हम लोग अगले भाग में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पेज को हम लोग पूरा क्लियर करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर जो जनरली है समझाया जा रहा है कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डिस्कवरी हुआ, वैसे वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छी तरीके से देखा गया और उसे गौर से इंटरफेस किया गया, है ना, अच्छी तरीके से समझा गया और माइक्रोस्कोपिक रिजोल्यूशन के साथ उसे समझा गया। आजकल तो माइक्रोस्कोप अच्छी आ गई है, तो उससे लिविंग स्टडी करते हैं, तो इसीलिए सेल बायोलॉजी पढ़ते। पहले तो साइटोलॉजी हम लोग पढ़ते थे, डेड सेल का स्टडी करते थे। आजकल तो हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, एक्टिव सेल के बारे में स्टडी करते हैं। चलो आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखते हैं ध्यान से। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग मॉडल आया, वो अलग अलग साइंटिस्ट देने वाले थे। तो सबसे पहला मॉडल जो है आपको सैंडविच मॉडल है। देखो सबसे पहला जो यहाँ पर 3 मॉडल दिया हुआ है, 3 मॉडल्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो 3 मॉडल्स में कौन कौन मॉडल जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ध्यान देने वाले बात है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सैंडविच मॉडल हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे। ओके, तो सैंडविच मॉडल कौन दिए थे, डैनियली और डैवसन 1935 में। 1935 में 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपको डैनियली और डैवसन थे, उन्होंने क्या किया था, सैंडविच मॉडल दिया था।
आके लगभग देखा गया 20 साल के बाद, लगभग देखा गया 20-25 साल बाद आपको यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आया, रॉबर्टसन दिए थे। तो ये पूछा जाता है कि सैंडविच मॉडल किन्होंने दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किन्होंने दिया था। लेकिन ये दोनों जो मॉडल है रिजेक्ट हो गया था समय के साथ आगे बढ़ा। तो बाद में 3D स्ट्रक्चर्स आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखा गया, सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया था, ये 1972 में, है ना, आपको दिया गया। यही उचित रहा, ये जो एक्सेप्टेड है और इसी के अनुकूल हम लोग जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। चलो हम सबसे पहले समझते हैं सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल आखिर क्या है? तो सैंडविच मॉडल जो देने वाले थे वो डैनियली और डेविसन देने वाले थे, 1935 में इन्होंने दिया था। ओके, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेट इज सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल हम लोग समझते हैं। ओके, तो हम लोग कलर रेड उठाते हैं। चलिए, डैनियली और डेविसन ने दिया था 1935 में। इस मॉडल के अनुकूल कहा गया कि क्या है कि आपको जो लेयर है 3 प्रोटीन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितने लेयर के बने होते हैं? 3 लेयर के बने होते हैं। उसमें से जो आउटर लेयर है वो क्या होगा? प्रोटीन का होगा, और बीच वाला जो लेयर होगा वो क्या होगा? आपको डेट इज क्या होगा? लिपिड का होगा। क्या होगा? लिपिड का होगा। इस तरीके से कहा गया कि 3 लेयर के बने होंगे। लिपिड जो है आपका, इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, ये कहा गया। ठीक है, और अनडिफाइंड रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, काफ़ी मोटा रहेगा। और प्रोटीन जो रहेंगे यहाँ पर, ये जो प्रोटीन समझाया गया था ये हाइड्रेटेड प्रोटीन के जैसा बताया गया था। तो चलो डायग्राम में हम लोग लौटते हैं, डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम समझिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रेटेड प्रोटीन है, ये हाइड्रेटेड प्रोटीन है ना, और दो यहाँ पर लिपिड लेयर है। लिपिड लेयर में ये हेड है, ये ब्लैक वाला जो कंसिस्टिंग एरिया है ये हेड है, और ये जो है डेट इज टेल है। ठीक है, तो हेड टेल। तो इस तरीके से ऊपर प्रोटीन है, ये लिपिड लेयर है। तो लिपिड लेयर जो है ऊपर प्रोटीन लेयर है। आपको अगर देखा गया तो 75 एंगस्ट्रॉम इसका साइज देखा गया था। ओके, अगर देखा जाए नॉन पोलर टेल और पोलर हेड क्या है ना। तो पोलर हेड तो होता है, आपको पोलर होता है क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक होता है, और जो टेल होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये इसमें सही लिखा गया है, इसमें कोई दुमत नहीं है। चलिए, ये सही है। तो इस तरीके से सैंडविच मॉडल 1935 में दिया गया था, गिवन दिया गया था डैनियल और डेविसन के अनुकूल। लेकिन ये बाद में जाकर के ये थ्योरी क्या हुआ? रिजेक्ट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का दूसरा मॉडल जो है डेट इज ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आखिर क्या कहा गया इस मॉडल के अनुकूल क्या है? तो ये जो मॉडल है हमें समझना है, ये जो मॉडल है आखिर इस मॉडल के अनुकूल हमें समझना है कि ये मॉडल को दिए थे रॉबर्टसन दिए थे। इसका पैटर्न अगर देखें तो एकदम सैंडविच मॉडल के जैसा था, लेकिन माइक्रोस्कोप के कारण जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे, है ना, तो बाहर का जो लेयर रहेगा प्रोटीनस रहेगा, और इनर लेयर रहेगा जो प्रोटीनस रहेगा, ये कहा गया। अब बीच वाला जो लेयर रहेगा वो लिपिड का ही रहेगा, कहा गया। हमने बताया था उसमें हाइड्रोफिलिक का हाइड्रोफोबिक का नहीं था डिस्कस, लेकिन इसमें जो है सैंडविच मॉडल में डिस्कस नहीं था। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में डिस्कस आया कि हाइड्रोफिलिक रहेगा हेड, क्योंकि ये पोलर है, और जबकि टेल जो रहेंगे आपको, ये जो टेल है, ये जो पार्ट जो टेल है ना, ये जो पार्ट टेल है, तो टेल क्या होंगे? हाइड्रोफोबिक होंगे। जबकि आपको जो ये हेड है, ये हेड, ये सब जो हेड है, ये सब हेड जो क्या रहेंगे? हाइड्रोफिलिक रहेंगे। तो ये बताया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये आपको बताया जनरली। तो इस तरीके से इस मॉडल के अनुकूल कहा गया कि जितने भी जो मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है मेम्ब्रेन का, जस का तस है, लेकिन इसके अनुकूल एक क्या कहा गया कि कितना लेयर होगा? ट्राइलेमिनर होगा। ट्राइलेमिनर का मतलब 3 लेयर का होगा। उसमें 3 लेयर कहा गया था, लेकिन इस मॉडल के अनुकूल कहा गया ट्राइलेमिनर, है ना। बीच में कहा गया कि लिपिड होगा, और बाहर जो होंगे प्रोटीन होंगे, ये कहा गया था। ठीक है, और ट्राइलेमिनर मॉडल क्या किसे कहा जाता है? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। लेकिन अच्छी तरीके से जानकारी नहीं दिया गया इस मॉडल के द्वारा, और इसीलिए ये रिजेक्ट हो गया। और अच्छे बाद में जा करके सिंगर निकोलसन ने आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया, जो काफ़ी उपयुक्त है, और आजकल हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, और काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पर। तो जनरली हम लोग चलते हैं, चलो सेल
मेम्ब्रेन का हम तुम्हें फिगर दिखाते हैं, आप लोग को फिगर दिखाते हैं, फिगर देखनी चाहिए है ना, एक से एक फिगर देखिए। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको फिगर दिखाएंगे प्लाज्मोडेस्माटा का। देखिए यहाँ पर फिगर है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा का जो फिगर है, स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये है। जो यहाँ पर भी देखिए ये प्लाज्मोडेस्माटा का फिगर है। और सर मैंने पिट्स का फिगर तो बता ही दिया था। अब ये सेल कॉट का है जो प्रोकैरियोटिक में सबसे बाहर होते हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, देखो ये डायग्राम है। अगला जो डायग्राम है, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, उधर चलते हैं। लेकिन सबसे पहला जो मॉडल है आपको डेनिली डैवसन का, जो ये मैंने अभी बताया ही, हाइड्रेटेड प्रोटीन ऊपर नीचे थे। और इसमें मैंने बताया कि 3 लेयर था, ट्रायलैमिनर था, रॉबर्टसन दिया था, है ना। अगला जो है डैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, ये जो मॉडल था, इसका डायग्राम ये है, ठीक है। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे इस बार। तो ये है यहाँ पर, ये भी डायग्राम आपको कंटेंट में रहेगा इस तरीके से, देखो है ना। ग्लाइकोलिपिड रहेंगे, ओलिगोसैकेराइड ये सब इंटीग्रल प्रोटीन्स रहेंगे, फॉस्फोलिपिड ये सब सरफेस पर रहेगा। तो ये सब हम लोग पढ़ते हैं जो भी है वगैरह वगैरह, और इसको समझते हैं कि आखिर ये सब क्या है आखिर। तो इसको समझने के लिए हम लोग, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किन्होंने दिया था, सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। सिंगर और निकोलसन दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ही दिया था। इसके अनुकूल कहा गया कि फ्लूइड क्या है, फ्लूइड जो है गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन है। मोज़ेक क्या है, मोज़ेक डिफरेंट पैटर्न जैसा लगता है, उसे मोज़ेक कहा जाता है। डिफरेंट को क्या कहते हैं, मोज़ेक कहा जाता है। ओके, तो मोज़ेक कहा जाता है, डिफरेंट जो नेचर रहता है उसको मोज़ेक कहा जाता है। यहाँ भी दिया हुआ टॉपिक में डिफरेंट टाइप्स को क्या कहा जाता है, मोज़ेक नेचर कहा जाता है। तो देखिए पहले जो 2 मॉडल था आपको, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था, है ना, आपको सैंडविच मॉडल था, उसके अनुकूल कहा गया कि 2 ही लेयर रहेगा, लेकिन इसमें 3 लेयर है आपको, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो इसका जो नेचर है, जो बायोमोलिकुलर लिपिड मेम्ब्रेन है, जो क्या होगा, तो इसमें कहा गया कि जो ऊपर नीचे तो ये सब जो प्रोटीन रहेगा ही, ये प्रोटीन लेयर रहेगा ही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन साइड वाले क्या है कि कहा गया कि हाँ डटी बहुत अच्छा है कि लिपिड रहेगा, ये सब लिपिड है, बहुत अच्छा है कि लिपिड का लेयर रहेगा। लेकिन जगह जगह पर कहा गया एक बात और इसमें कहा गया कि जो है लिपिड वाले में ज़रूरी नहीं है कि ये बीच का लिपिड ही रहेगा, बीच में क्या होगा, अलग अलग बहुत सारे लेयर्स भी पाए जाएंगे, ये बहुत सारे अलग अलग लेयर्स पाए जाएंगे। यही इस थ्योरी में बीच में आया है। तो इसमें बीच में क्या होगा, लिपिड वाले में बीच बीच में भी प्रोटीन आपको घुसे हुए रहेंगे, इम्बेडेड रहेंगे, है ना, ढसे हुए रहेंगे, ये कहा गया। तो इसीलिए इस मॉडल को आपको क्या कहा गया, डैट इज़ डिफरेंट फॉर्म कॉम्बिनेशन प्रोटीन लेयर कहा गया, है ना। चलिए, तो इस तरीके से जनरली जो है अगर देखना है कि फ्लोट करता है कौन रहेगा। फ्लोट का मतलब होता है कि जो सबसे ऊपर में जो रहेगा प्रोटीन, वो क्या करेगा, फॉस्फोलिपिड रहेगा बाइलेयर के रूप में। जैसे देखिए बाइलेयर कौन है, लिपिड बाइलेयर के रूप में रहता है। ये जो लिपिड है ये बाइलेयर है, लिपिड क्या है, ये बाइलेयर है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हेड जो है हाइड्रोफिलिक हेड है, और जो ये टेल जो होगा हाइड्रोफोबिक टेल होगा, ठीक है। ये 7 मिलीमीटर थिकनेस होता है, 20 एंगस्ट्रम अप्रॉक्स होता है ना जनरली। अगर देखते हैं बाहर वाले प्रोटीन को एक्सट्रिंसिक कहते हैं, अंदर वाले प्रोटीन को इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। जो मेम्ब्रेन स्पैनिंग में बात करते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होते हैं, पोलर सरफेस होता है ना। बाहर का जो होता है वो पोलर सरफेस होता है जनरली। जो भी हम माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ोगे, यहाँ सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया भी, हाँ ठीक है, और यहाँ भी पढ़ोगे तो यहाँ पर वो पोलर के जैसा एक्ट करेगा, है ना। अब बीच बीच में जगह जो है, जाने का जो जगह है जिसमें आपको बहुत सारा प्रोटीन एंट्री किया हुआ है, तो उस वाले जगह को क्या कहा जाएगा, डेटिक टनल प्रोटीन कहा जाएगा। जैसे कि ये जो है डेटिक टनल के जैसा है, आपको अंदर की ओर जो गया है, ये प्रोटीन जो है लिपिड के इनसाइड, ये जो है टनल प्रोटीन है। ओके, तो इस तरीके से ये है। तो यहाँ पर जो है लिपिड जो रहेगा, लिपिड को बाइलेयर कहेंगे, वो फ्लूइड नेचर में रहेगा। फ्लूइड समझते हो, गैस और लिक्विड का कॉम्बिनेशन रहेगा। आई बात समझ में। तो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है सिंगर निकोलसन के द्वारा दिया गया, यही एक्सेप्टेड थ्योरी है। ये 3D के जैसा लगता है,
काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, 1 बाय 1 फंक्शंस पढ़ते हैं, आखिर इसका काम का क्या है, यानी कि इसके कार्य क्या है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो कार्य होते हैं अलग अलग होते हैं। ये कंपार्टमेंट बनाने में मदद करते हैं, कवरिंग बनाने में मदद करते हैं, है ना, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, हमने बताया था ये कवरिंग बनाने में मदद करते हैं। तो ये ऑर्गेनल का क्या होता है, ऑर्गेनल को एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, सेफ्टी एड के जैसा कवरिंग बना करके रखते हैं, उसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं सेल ऑर्गेनल को, है ना। तो ये क्या करते हैं, साथ ही साथ जैसे ये इंटरनल एनवायरनमेंट से सुरक्षा प्रदान करके रखेगा, है ना, और से जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड जितने भी ऑर्गेनल है उसको इंडिविजुअलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि तुम अकेले रहो, बाहर से आपको कोई मतलब नहीं है, आप बॉन्डेड रहो। ठीक है, ये कहते हैं। दूसरा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करते हैं, इंजरी से बचाते हैं, है ना, इंजरी से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाहर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, कुछ भी होगा, बम फूटेगा चाहे कुछ भी होगा, यानी कि कुछ भी होगा, मतलब कि सेल के हिसाब से काफ़ी छोटा जो भी पार्ट बाहर गुजरा, मतलब कि अर्थ के बाहर जो भी हुआ, एटमॉस्फेयर के बाहर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के, तो अर्थ पर हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरीके से सेल के इनसाइड जो भी होगा घटना, वो बाहर वाले इफेक्ट नहीं करेंगे जनरली, है ना। तो इंजरी से बचाता है, क्यों, ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर है जनरली सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेमी परमिटिविटी होता है, इसीलिए मटेरियल्स को फ्लो करने में मदद करता है ना। ये ऑस्मोसिस के द्वारा क्या करते हैं, हाई डिफ्यूजन से लो डिफ्यूजन की तरफ ले जाने में मदद करते हैं, है ना। तो इस तरीके से लो ऑस्मोटिक प्रेशर से हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स आपको चैप्टर में पढ़ना है जनरली, है ना, तो समझना है। तो जिधर आपको सॉलिड का कंसंट्रेशन कम रहेगा उधर से आपको हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड की तरफ क्या करेंगे, मूव करेगा आपको सॉल्वेंट। तो इस तरीके से ये मटेरियल्स को फ्लो करने में मदद करते हैं, है ना। ये इन्फॉर्मेशन को भी मदद करते हैं, आने जाने में, इन्फॉर्मेशन को भी आने जाने में मदद करते हैं, है ना, ताकि एनर्जी फ्लो हो, है ना। आपको दो ऑर्गेनल के बीच में दो अलग सेम सेल है, तो दो सेम सेल में जैसे कि बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से दूसरे माइटोकॉन्ड्रिया के बीच क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन चेंजिंग हो रहा है, तो डैट इज ये मदद करेगा। ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल को भी कर सकते हैं, सेल के अंदर ही अंदर, सेल ऑर्गेनल के अंदर कम्युनिकेशन हो रहा है, अलग अलग सेल्स के साथ हो रहा है, तो वहाँ भी सेल कम्युनिकेशन करने में मदद करेंगे। अब है प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन क्या है। प्लाज्मोडेस्माटा और गैप जंक्शन बनाते कौन है, ये सब बनाते हैं, है ना। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, जेट इज एडजेसेंट गैप है प्लांट सेल का आपको सेल वॉल के बीच में, तो उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। ओके, गैप जंक्शन क्या है, एक खाली जगह है कहीं पर सेल, प्लांट सेल या इनमें जो भी है, तो वहाँ क्या कहा जाता है, गैप जंक्शन कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये आपको मदद करते हैं, क्या ये एक तरीके से कहा जाए तो मतलब कि बीच में गैपिंग होगा तो एक तरीके से कनेक्शंस बनाने में मदद करते हैं, है ना, लिंकिंग बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रोवाइड ऑर्गेनिक कनेक्शंस बिटवीन एडजेसेंट सेल, तो दो एडजेसेंट सेल के बीच आपको क्या करते हैं, कनेक्शन बनाने में मदद करते हैं। ये मैंने बताया आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन बताया। अगले भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस। ओके, तो ये मैं हैंडबुक से बता रहा हूँ आपको। अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस और क्रोमोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगले भाग में हम लोग न्यूक्लियस और क्रोमोसोम देखेंगे। धन्यवाद।